नमस्कार, मी भारती सहस्रबुद्धे. आनंदाचं पानच्या या नव्या भागात तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. अक्षत गुप्ता हे नाव खरं तर आपल्याला वेगवेगळ्या कारणांनी परिचित आहे. ते चित्रपटांचे संवाद लेखक आहेत, ते लेखक आहेत कादंबऱ्याचे, ते टेडेक्स स्पीकर आहेत. पण आज मात्र द हिडन हिंदू या ट्रायोलॉजीविषयी बोलणार आहोत आपण खुद्द अक्षत गुप्ता यांच्याशीच. कारण इंग्रजीतली ही ट्रायोलॉजी संपूर्ण देशात विक्रीचे सगळे रेकॉर्ड मोडते. मराठीतही ही पुस्तकं प्रकाशित झाली आहेत आणि मराठी युवा पिढीसुद्धा ही पुस्तकं अगदी आवर्जून वाचते. तेव्हा या ट्रायोलॉजीबद्दल 3 पुस्तकांबद्दल गप्पा मारूया अक्षत गुप्ता यांच्याशी. अक्षतजी, स्वागत है तुमचं आनंदाचं पान या कार्यक्रमात. बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए. आनंदाचं पान यह अपना बुक शो है और जब मुझे द हिडन हिंदू के बारे में पता चला तो वो हमारे ऑफिस के यूथ से पता चला था पहली बार, और वो लोग उसके बारे में बहुत बात कर रहे थे. तो फिर पता चला कि मेहता पब्लिकेशन ने मराठी ट्रांसलेशन भी किया है वो, और वो हमारे तक आया और आज हम आपसे बात कर रहे. सबको जो प्रश्न है वही पहला सवाल मैं पूछती हूँ, वो है कि द हिडन हिंदू ये नाम से मुझे तो पहले लगा था कि वो हिंदुत्व पे आधारित वगैरह कोई बुक होगी, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि माइथोलॉजी के ऊपर आधारित इसमें सब कुछ है. मतलब सस्पेंस है, स्टोरी है, सब है. तो इसका ये जो निर्मित कैसे हुई, हम जिसको कथा बीज कहते हैं, वो कैसे आया? देखिए, उस वक्त मेरे सुपुत्र की उम्र कुछ 6.5-7 साल थी और हमारे घर में हिंदू कथाएं कहानियां चलती रहती है, पर उसका इंटरेस्ट उसमें ज्यादा आ नहीं रहा था. उसको मजा आता था इन्फिनिटी वॉर देखने में, मार्वल की फिल्में देखने में, सुपर हीरो फिल्में जिसको कहते हैं हम लोग. तो मुझे ये समझ में आया कि अगर आने वाली जनरेशन्स को समझाना है, अब मेरा बेटा 18 साल का है, तो मुझे उस समय समझ में आया कि आने वाली जनरेशन्स को अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी धरोहर दे पाए तो उनको उनकी भाषा में देनी पड़ेगी, उस भाषा में, उस तरीके से जिस तरीके से उनको सुनना समझना है. हम लोग जब आप और हम जब छोटे थे तो हमको रामानंद सागर की रामायण और महाभारत की वजह से उसमें इंटरेस्ट जागृत हुआ. नहीं तो ज्यादातर बच्चों ने रामायण महाभारत उस समय भी पढ़ी नहीं है. हमारे लिए टेक्नोलॉजी मतलब वो रामायण महाभारत होती थी. आज के बच्चों के लिए टेक्नोलॉजी मतलब मार्वल और डीसी कॉमिक्स की फिल्में होती हैं. तो मुझे समझ में आया कि प्यासे आने वाली जनरेशन प्यासी नहीं है, हम प्यासे हैं कि आप सीख लो भाई, हम अपने कल्चर के बारे में, अपने रूट्स के बारे में. ये सिखाने समझाने के लिए जरूरी है कि हम कुएं तक जाएं. कुआं कौन है? कुआं वो बच्चे हैं जो अब कुछ आपके ऑफिस में हैं, कुछ मेरे घर में हैं. तो आपको अगर अपनी बात उन तक पहुंचानी है तो आपको उनकी भाषा सीखनी पड़ेगी. आप अपनी भाषा में उनको नहीं सिखा सकते. क्योंकि एक समय था जब सब लोग संस्कृत बोलते थे, आज तो नहीं बोलते. बराबर है ना. तो पूरे समाज को बदलना पड़ा ना, संस्कृत से निकल के हिंदी में, हिंदी से फिर अब अंग्रेजी में आना पड़ रहा है. क्यों आना पड़ रहा है? क्योंकि आने वाली जनरेशन संस्कृत नहीं समझती, इसलिए हम सब हिंदी बोलने लग गए. अब आने वाली जनरेशन सोचती है कि जो सिर्फ हिंदी में बात करता है वो कहीं पिछड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग अंग्रेजी बोलने लग गए. तो वैसे ही लेखन की भी भाषा शैली है जो समय समय पे बदलती रहती है. इसीलिए एक समय पे कोई भी जो लेखक होता है वो सार्थक होता है और बाद में वो वही लेखक की कहानियों में उन्हीं पाठकों को कम मजा आने लग जाता है. इसलिए नहीं कि उस लेखक की कहानी या लिखने की शैली बदल गई, इसलिए क्योंकि वो समय के साथ अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहा है जितनी स्पीड से पढ़ने वाली जनरेशन अपने आप को अपडेट कर रही. तो मुझे जब ये बात समझ में आई तो मुझे समझ में आया कि 7 चिरंजीवियों को सुपर हीरो बना के दिखाना पड़ेगा. इस पूरी चीज को इस तरीके से फिक्शनलाइज करना पड़ेगा कि कहानी का, वो बोलते हैं ना, लर्न बाय फन. बराबर है. उनको मजा आता रहे और वो सीखते भी जाए कि 4 युग क्या है, दशावतार क्या है, 7 चिरंजीवी कौन है, उनके पीछे की कहानी क्या है, वो अभी तक जीवित क्यों है, उन सबका आंतरिक मतलब आपस में उनका लिंक क्या है, कौन सा चिरंजीवी कौन से युग से आता है, और ऐसी तमाम बातें. उसको उतारने के लिए ये मुझे ऐसा लगा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नीड ऑफ द आवर, कि इस समय की जरूरत थी कि मैं ऐसा करूं, तो मैंने कर दिया. अक्षत जी, मतलब निर्मिति की कथा तो आपने बता दी, लेकिन हमारे मराठी वाचकों के लिए कि ये 7 चिरंजीवी है और ये माइथोलॉजी बेस्ड स्टोरीज है, तो इसमें ये जो सुपर नेचुरल पावर है या सुपर हीरो जैसे पावर्स है, ये लाके 3 मतलब ट्रायोलॉजी में डिवाइड करना, तो ये कैसे होते गया? मतलब पहले पहली बुक आई, बाद में दूसरी, या इट वॉज प्लान्ड एज अ ट्रायोलॉजी?
नहीं भारती जी, मैं अपना समय लगा के मैंने लगातार 6 साल इस कहानी को लिखने में दिया है। हम्म। और मैं पब्लिशर के पास जब पहुंचा था, मेरे पास पूरी तीनों पार्ट की कहानी लिखित रेडी तौर पे थी। तैयार थी। हम्म। एक कोई भी लेखक जब कोई कहानी लिखना, आपने कईयों से सुना होगा ना कि हमको हम्म। क्रिएटिव ब्लॉक आ गया, हम्म। ये लिखते लिखते बीच में अटक गए। मैं हाँ। आने वाले सभी लेखकों को भी समझाने की कोशिश करता हूँ जो मुझसे ये सवाल कर लेते हैं कि भाई वो क्रिएटिव ब्लॉक से कैसे बचे। समय लिखने में नहीं लगता है, हम्म। समय सोचने में लगता है। बराबर। ज्यादातर लोग ये करते हैं कि कागज पन्ना लेके और पेन का पीछे वाला ढक्कन को मुंह में रख के सोचना शुरू करते हैं, इसलिए उनको लगता है कितने दिन से कागज पेन के सामने बैठा हूं, कुछ लिखा नहीं रहा है। सोचने के लिए कागज पेन की जरूरत नहीं है, लिखने के लिए कागज पेन की जरूरत है। और लिखने का कार्य तब शुरू होता है जब सोचने का कार्य खत्म हो जाए। लेकिन जब आप सोचते हैं तो आप ये नहीं कर सकते कि अरे मेरे दिमाग में एक बढ़िया सा सीड आ गया है, एक बढ़िया सा सुपर हीरो या सुपर विलेन आ गया है और चलो कहानी लिखते हैं। आपको पता होना चाहिए, पहली बार जब आप पेन उठा के अपना पहला पन्ना भर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके आखिरी पन्ने में क्या होने वाला है। हम्म। तभी आप एक गिवन टाइम में या जैसा आप चाह रहे हैं, अब फिर वो आपका स्किल है कि आपने जो सोचा है उसको आप पन्ने पे कितने अच्छे से उकेर पा रहे हैं कि आपको सोचते समय जैसे दृश्य दिख रहे थे। क्योंकि मैं फिक्शन राइटर हूं इसलिए दृश्य बोल रहा हूँ, क्योंकि हम इमेजिन करते हैं ना, हमको विजुअल्स दिखते हैं। हम्म। उन विजुअल्स को आप अपने रीडर को कितने अच्छे से दिखा पा रहे हैं, वो है राइटिंग का स्किल। लेकिन आप कितनी बढ़िया से सोच पा रहे हैं और कहानी लिखना शुरू करने के पहले आपको कहानी का अंत पता है कि नहीं, वो निर्धारित करेगा कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं और आप जिस कहानी में आज बड़े उत्तेजित हैं, वो कहानी अंत तक पहुंचेगी कि नहीं। और अक्षत जी, मैं मराठी, हमारे जो लेखक यहाँ पे आनंदाचं पान में आते हैं, उनसे हमेशा ये सवाल पूछती हूँ क्योंकि मुझे वो लगता है कि ये सवाल मैंने पूछना चाहिए। वो है कि मराठी में और भारतीय भाषाओं में या इंडियन लिटरेचर हम जिसे कहें, उसमें मुझे हमेशा फैंटेसी की कमी दिखती है। मतलब जो कुछ समाज में हो रहा है उसका तो चित्र दिखता है, फिर हिंदी साहित्य हो, मराठी साहित्य हो, लेकिन हैरी पॉटर जैसी जो फैंटेसी है वो हमें हमारे मतलब जो इंडियन लिटरेचर है उसमें बहुत बार नहीं दिखता। तो आपको भी लगा कि फैंटेसी चाहिए और ये मतलब ऐसा भी विचार हुआ था? जी बिल्कुल हुआ था। मैं पर्सनल लेवल, भाई मैंने आपको अपने सुपुत्र का जिक्र किया, उसको इतनी छोटी उम्र में इन्फिनिटी वॉर और मार्वल सीरीज और डीसी कॉमिक्स कैसे पता था? मेरे द्वारा पता था। हाँ। वो मुझको देखते देखता था तो उसको भी अच्छा लगने लग गया, तो अब उसका भी इंटरेस्ट बढ़ा। तो मैं खुद हैरी पॉटर, गेम ऑफ थ्रोन्स, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और ऐसे तमाम फिल्में और फिक्शनल स्टोरीज का खुद ही बहुत बड़ा मुरीद हूँ। हाँ। आई एम अ फैन ऑफ सच थिंग्स। तो मुझे यही समझ में आया कि भाई ये फिक्शन हमारे भारत में काफी कम है। या तो हम बिल्कुल सामाजिक मुद्दों को उठाने चले जाते हैं, या हम ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, या फिर हम ये लिखते हैं कि मोटिवेट कैसे करना है, डिप्रेशन में कैसे नहीं जाना है, पैसा कैसे कमाना है, प्रोफेशनलिज्म पे बहुत सारी किताबें। फिक्शन पे जो किताबें हैं वो मुझे लगता है कि उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन उसको बहुत कम एक्सप्लोर किया गया। तो इसीलिए मैं लगातार फिक्शन के लाइन में काम कर रहा हूँ। एक और कारण ये है कि बीच बीच में पब्लिशर्स का ये मानना हो जाता है कि अब फिक्शन नहीं चलेगा, समय फिक्शन का बदल गया, फिक्शन का समय बदल गया, अब क्या चलेगा? थ्रिलर चलेगा, अब क्या चलेगा? ये चलेगा। उस चक्कर में क्या होता है कि अचानक से पब्लिशर्स फिक्शन कहानियों को स्वीकार करना कि हम इसको छापेंगे या कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं। हम सबको ये समझने की जरूरत है कि कपड़ा, रोटी और मकान के बाद हम लोगों के जीवन में जो चौथी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ना, वो है कहानियां। बराबर। सत्य कहानियां नहीं, कहानियां। तो मैं उसमें लगा रहता हूँ। अक्षत जी, मैं जब इस किताब के बारे में पढ़ रही थी, अपने इंटरव्यू के लिए पढ़ रही थी, तो मैंने बहुत से ऐसे चीज़ें देखी कि ये मतलब द हिडन हिंदू के कारण आप मोस्ट रीड राइटर हो गए थे एक इसमें। तो हमारे मराठी में ना हमेशा ऐसे ये कि सारे राइटर्स और जो मतलब विचार करने वाले लोग हैं वो सोचते रहते हैं कि लोगों की रीडिंग हैबिट्स कम हो गई है और मतलब उस पर चिंता व्यक्त होती रहती है, चिंता की जाती है। तो ये किताब के बाद आपको क्या दिखा? मैं इस बात से मतलब मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि पाठक घट गए हैं या पढ़ने में रुचि घट गई है। जिनको पढ़ना है उनको पढ़ना ही है।
ये किताब द हिडन हिंदू जिस पे आप और मैं आज चर्चा कर रहे हैं, ये 10 लाख कॉपी के ऊपर बिक चुकी है। 1 मिलियन कॉपी क्रॉस हो गया है। हाँ, आज के समय में हम सबको मालूम है कि 1 मिलियन फॉलोअर बनाना कितना कठिन है, जो कि मुफ्त में हाँ। बटन दबा के फॉलो करने वाले लोग भी नहीं करते। हम्म, यहाँ 250, 300, 400 रुपए तक की किताबें खरीद खरीद के लोगों ने मुझे मोर देन 1 मिलियन कॉपी सोल्ड बना दिया है। हाँ। तो ये कहना सही नहीं है कि पाठक नहीं है, ये बल्कि ये कहना चाहिए कि शायद हम अभी पाठकों का दृष्टिकोण या पाठकों का चॉइस ठीक से समझ नहीं पा रहे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैंने समझ लिया है। हम्म, हो सकता है मेरी अगली किताब जो रिलीज हो उस पे मेरा कनेक्ट किसी वजह से ना हो पाए, तो फिर मैं फिर से शोध करूंगा, मैं फिर से समझूंगा कि कहाँ पे गैप आ गया, पाठक क्या चाह रहे थे, मैं कहाँ मिस आउट कर गया। मगर कहीं से कहीं तक मैं ये नहीं मानूंगा कि पाठक नहीं बचे हैं या कम हो रहे हैं। मैं अब आप ही ने बताया ना कि आपके ऑफिस की यंग जनरेशन ने आपको द हिडन हाँ। हिंदू के बारे में बताया। हाँ, बराबर है। ऐसा भी नहीं है कि 50, 60, 70 साल के लोग ही पढ़ रहे हैं जिनको टीवी और मोबाइल का शौक नहीं है। हम्म, ये वो जनरेशन पढ़ रही है और मेरे मेरे ज्यादातर पाठक यंग हैं। हाँ। ये वो लोग पढ़ रहे हैं जिनके पास मोबाइल का भी एक्सेस है, लैपटॉप का भी एक्सेस है, फिल्म देखने भी जाते हैं, घर में बैठ के ओटीटी चैनल भी देखते हैं। उसके बावजूद वो वक्त निकालते हैं पढ़ने के। अक्षत जी, मराठी अनुवाद, मराठी प्रोग्राम है, मराठी चैनल पे चल रहा है और हम में से बहुत लोगों ने उसका मराठी अनुवाद ही पढ़ा था। जी। तो उसके बारे में भी सवाल पूछना चाहती हूँ कि एक राइटर जब किसी लैंग्वेज में अपना साहित्य लिखता है, साहित्य कृति बनती है, तो उसके बाद जब सक्सेसफुल बुक के लिए अनुवाद होता है तो खुद राइटर को क्या लगता है कि कैसे होना चाहिए, मतलब उसका जो बेसिक नेचर है वो नहीं जाना चाहिए, लेकिन हर एक लैंग्वेज की भी कुछ खूबसूरती होती है। तो एक राइटर खुद क्या सोचता है और कैसे वो सारी प्रोसेस आगे जाती है? भारती जी, अभी जब से हमने इंटरव्यू चालू किया ना, आपने 4-5 बार बोला है हमारे मराठी, हमारे मराठी। मराठी हमारी भी है भाई, हाँ, नहीं सॉरी, पूरे ऐसा देश नहीं, की एक मतलब मराठी। हाँ ठीक है, मैं मराठी भाषा में कमजोर हूँ और मैं हमेशा बहुत सारे लैंग्वेज सीखने की कोशिश करता रहता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं साथ में 2-3 लैंग्वेज की कोशिश करता रहता हूँ और मैं इस लैंग्वेज का शब्द उधर जुड़ जाता है, उस लैंग्वेज का शब्द इधर जुड़ जाता है। हाँ, वो है। लेकिन देश की हर भाषा पूरे देश की है। मैं क्योंकि पर्सनली मराठी नहीं जानता हूँ, जैसे मैं अंग्रेजी और हिंदी में मेरी पकड़ ठीक ठाक है। तो जब मैंने इस कहानी को अंग्रेजी में पहले लिखी और जब इसका हिंदी अनुवाद हो रहा था, तो मैंने ये निर्णय लिया कि इसका हिंदी अनुवाद मैं खुद करूंगा। तो जी, इसका हाँ। तीनों पार्ट का जो ट्रांसलेशन है वो मेरे द्वारा ही किया हुआ है। इनफैक्ट अभी 7-8 महीने पहले एक इवेंट में अमित शाह जी से बेस्ट ट्रांसलेशन का मेरे को अवार्ड भी मिला है हिंदी के लिए। हिंदी, हाँ। लेकिन मराठी में, गुजराती में और भी कई भाषा में, साउथ की सारी भाषाओं में मेरी किताब है। मेरी मजबूरी है कि मैं उसको पढ़ के ये निर्णय नहीं ले सकता हूँ कि मैं जो कहना चाह रहा था या ये जो स्टेटमेंट लिखा है हम्म, उसमें भाव बिल्कुल सेम निकल के आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे वो भाषा नहीं आती। ये दिक्कत आती है शायद इसी वजह से। कोई भी अंग्रेजी किताब का अनुवाद जब किसी भी और भाषा में होता है तो वो अंग्रेजी किताब के सेल्स को टच नहीं कर पाता है, क्योंकि अंग्रेजी किताब खुद ऑथर ने लिखी होती है। बराबर। उसका जब ट्रांसलेशन होता है तो शायद कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी छूट जाती होंगी जो अगर ऑथर को समझ में आ जाए कि अरे नहीं, मुझे मराठी में ये लाइन नहीं, ये लाइन चाहिए, इस शब्द की जगह ये शब्द डालो, तो शायद मराठी में, गुजराती में और सारे लैंग्वेजेस में भी एक अच्छी किताब उतनी ही बिक सकती है जितना अंग्रेजी में बिक जाती है। हाँ, नहीं, लेकिन मैं इतना तो आपको ज़रूर बता सकती हूँ कि जो मराठी ट्रांसलेशन का भाव है, स्टोरी है, कहानी है, वो हम तक पहुँच चुकी है और इसीलिए आज हम बातें कर रहे हैं। मुझे और एक सवाल पूछना था जो मैं मराठी जो राइटर्स होते हैं उनको भी पूछती हूँ, वो है जैसे आज हम 7 चिरंजीवी और बाकी सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ की बात करते हैं। लेखकों को रामायण हो, महाभारत जैसे हमारे आद्य ग्रंथ हो या फिर अपने पुराण कालीन स्टोरीज हो, इनका बहुत आकर्षण होता है। मतलब कुछ ही दिन पहले मैंने मराठी में एक नॉवेल देखा जो कि हिडिंबा के ऊपर आधारित था। अच्छा। या फिर ऐसे एक एक कैरेक्टर के ऊपर मैं हमेशा देखती रहती हूँ किताबें, क्योंकि ये प्रोग्राम के लिए मैं हमेशा रिसर्च करती रहती हूँ। तो मुझे ये जानना है, क्योंकि आपने भी ये प्रयोग किया है, कि रामायण, महाभारत और माइथोलॉजिकल स्टोरीज इतनी आकर्षित क्यों करती है लेखक को?
इसके 2-3 कारण हैं भारती जी। पहला कारण ये है कि मुझे लगता है कि हर हिंदू बच्चे, खास तौर पे हिंदू बच्चे, कि को जो निंदा पहली कहानियाँ होती है ना दादी के मुँह से, नानी के मुँह से, माँ के मुँह से, वो ना इन किरदारों के ही आस-पास होती है। हमारे घर में जब बच्ची पैदा होती है तो सबसे पहले घर वाले बधाई देते समय क्या बोलते हैं, आप बताइए? हाँ, मतलब आपके घर में कौन आया है इस टाइप में ना, मतलब आपके घर में लक्ष्मी आई, हाँ, है ना? यही लाइन निकलता है सब हाँ, में, हाँ, कि बधाई हो आपके घर में लक्ष्मी आई। लक्ष्मी है। तो हम लोग इतना ज़्यादा जुड़े हुए हैं इन कहानियों से कि हर बच्चा जब अपने घरों में बड़ा होता है तो उसके लिए जो पहली कुछ कहानियाँ होती है ना, वो कहानियाँ हमारे एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर से ही आती है। कोई राम की कहानी सुनता है, कोई रावण का नाम सुनता है, कोई बाल कृष्ण की कहानियाँ सुनता है, कोई शिव, कोई विष्णु, जो भी सुनता है, लेकिन होता इसी के अंदर है। तो हाँ, हम लोगों में इतना रचा बसा है ना ये सब। और आप देखिए जैसे फॉरेन के बच्चे, मैं मेरी मुलाकात होती रहती है क्योंकि मेरा विदेश आना-जाना होता रहता है इसी किताब की वजह से, या टॉक शोज़ के लिए। वहाँ पे कई बार जो क्रिश्चियन बच्चों से मुलाकात होती है ना, तो उनके लिए हाँ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जैसी चीज़ है। लेकिन आपके बच्चे के लिए क्या है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ मर जाएगी, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो हमारे बच्चे इस तरीके की कहानी या कविताएँ शुरू से सुनते हैं तो उनके लिए वही कविताएँ पहले होती हैं। आप चाइना के बच्चों को मिलेंगे तो उनके लिए ड्रैगन हाँ, है ना? आप स्पेन साइड जाएँगे वहाँ के बच्चे के लिए, बच्चों से मिलेंगे तो उनके लिए यूनिकॉर्न है। तो बचपन में हमको जो सिखा समझा दिया जाता है ना, वो इतना रच बस जाता है कि हमारे लिए सबसे आसान काम है एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स की कहानियों से खेलना। वो खेल है। बराबर। हुँ, हमको आप उसी विषय आप मराठी में बात कर रही हैं, आपको मैं अचानक बोल दूँ तेलुगु में बात कीजिए, नहीं हो पाएगा। नहीं, नहीं। क्योंकि आपकी पकड़ मराठी में है ना, वैसे ही हम लोगों की पकड़ इन कहानियों में है। हम हमारे लिए इन कहानियों के इर्द-गिर्द रहना, इन कहानियों से नई चीज़ें निकालना और इन कहानियों से टच करके कोई नई कहानी बनाना आसान है। हाँ। नहीं, इसीलिए मतलब हमारे हर वीक ये प्रोग्राम चलता है और जी, उसमें हर 3-4 एपिसोड के बाद एक ऐसा किताब होता ही है जिसका बैकग्राउंड माइथोलॉजिकल है, क्योंकि ऐसे टाइप में लिखते हैं लोग, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि अलग पर्सपेक्टिव मिलता है, लेखक क्या सोचता है उस कैरेक्टर के बारे में वो भी पता चलता है। अक्षत जी, आगे का सवाल मेरा ये है कि द हिडन हिंदू तो मराठी में लोग पढ़ ही रहे हैं, इंग्लिश में भी पढ़ रहे हैं। जी। आगे क्या, अभी क्या चल रहा है, किस चीज़ पे काम चल रहा है, क्या हमें पढ़ने को मिलने वाला है? मैं भारती जी अभी 2 किताबों पे गहनता से काम कर रहा हूँ और दोनों अलग-अलग जॉनर की कहानी है। मेरी जो पहली किताब जिस पे हम अभी चर्चा कर रहे हैं उसका नाम द हिडन हिंदू था। वो उसको लोगों ने एक माइथोलॉजिकल साइंस फिक्शन कहा। हाँ, हालाँकि मैं इस शब्द माइथोलॉजी से सहमत नहीं रहता हूँ, इत्तेफ़ाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि इस धरती पे राम और कृष्ण सच में हुए थे। तो अगर हुए थे तो वो माइथोलॉजी माइथोलॉजी शब्द मिथ्या से आता है। अगर वो हुए थे तो वो सत्य हुए, मिथ्या नहीं हुए। अगर वो मिथ्या नहीं हुए तो माइथोलॉजी नहीं बोलना चाहिए। अगर वो सत्य थे तो माइथोलॉजी की जगह हमको सत्यलॉजी बोलने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं ज़्यादातर सत्यलॉजी ही बोलता हूँ या फिर हिंदू एंशिएंट स्क्रिप्चर्स बोलता हूँ, जो मैंने अभी भी बार-बार दोहराया। लेकिन मैंने माइथोलॉजी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। तो पहला जिसको सब लोगों ने, पब्लिशर्स ने, रीडर्स ने इतना प्यार दिया, उसको लोगों ने माइथोलॉजिकल साइंस फिक्शन कहा। मेरी दूसरी किताब आई, उसका नाम दी नागा वॉरियर्स है, वो 2 पार्ट्स में हाँ, है। उसको लोगों ने हिस्टोरिकल फिक्शन कहा। हाँ, अब मेरी तीसरी किताब आने वाली है जो वो भी 2 पार्ट में है, पर फिलहाल 1 पार्ट रिलीज़ होगा। उसका नाम है दी अदर इंडियन और वो एक अच्छा, पॉलिटिकल साइंस फिक्शन है। ये नया जॉनर है। अभी तक मुझे तो कोई ऐसी किताब नहीं मिली इस जॉनर की जो बोले कि मैं साइंस फिक्शन भी हूँ और पॉलिटिकल भी हूँ। तो अगली मेरी जो किताब है पॉलिटिकल साइंस फिक्शन है और साथ में मैं एक और कहानी पे काम कर रहा हूँ जिसका नाम है द हाउसकीपर ओह! और वो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। अच्छा, तो मुझे कइयों ने बोला कि देखो तुमने एक जॉनर में अपनी अच्छी जगह पैठ बना ली है, रीडर तुमको हिंदू देवी-देवताओं की कहानियों के साथ जोड़ते हैं, तो तुम इसी जॉनर में रहो, इसके बाहर मत जाओ। हाँ, हाँ, मेरा और ये रिस्क है और तुम्हारा करियर है और सब चीज़ें, पर मेरा मानना ये है कि अगर एक अच्छा कहानीकार है ना और आपको अगर उसकी एक कहानी अच्छी लगी है, तो आप मान के चलिए वो किसी भी जॉनर में कहानी सुनाएगा,
आपको अच्छी लगेगी इसलिए क्योंकि उसको जो अच्छा लग रहा है आपको अच्छा लग रहा है। उसने अपने मन से एक कहानी लिखी, आपने सराहा, तो वो आगे भी वही कहानी सोच पाएगा जो आपको भी पसंद आएगी, क्योंकि आपको उसका चॉइस समझ में आ रहा है। दूसरी बात यह है कि आप किसी भी हीरो को, किसी भी हीरोइन को, किसी भी डायरेक्टर को, किसी भी प्रोड्यूसर को, किसी भी सिंगर को एक सेम गाना फिर से, सेम एक्टिंग में सेम रोल, फिर से डायरेक्शन में सेम फिल्म फिर से बनाते हुए देखना चाहेंगी? नहीं, बराबर है। आप हर बार चाहेंगे ना वो नया रोल प्ले करे। आपका फेवरेट सिंगर हर बार नया गाना, अपन उस एक आदमी का गाया हुआ गाना बार बार नहीं सुनना चाहते, अपन उसी की आवाज में दूसरा गाना सुनना चाहते। तो क्यों ये अपन ने ऐसा बांध दिया है ऑथर्स को, लेखकों को, कि नहीं नहीं तुम इस दायरे में ही लिखो, तुम इसके बाहर नहीं जाओगे। मैं सिर्फ इस बात का सबको इंक्लूडिंग यू मैं प्रॉमिस कर सकता हूं कि मैं आपको जो भी कहानी सुनाऊंगा और जिस भी जॉनर में कहानी सुनाऊंगा आपको मजा आएगा और आपको कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा। नहीं, एक्चुअली वही बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें मनोरंजन भी हमारा होना चाहिए और कुछ तो भी उस किताब से हमें मिलना चाहिए कि जो हम हमेशा के लिए अपने साथ रखें। मुझे एक आखिरी सवाल आपसे पूछना है, क्योंकि ये बुक शो है हमारा किताबों के ऊपर आधारित, तो 2 ऐसी किताबें आप हमारे दर्शकों को बताइए जो कि आपको लगता है कि सबने पढ़नी ही चाहिए। अनगिनत किताबें हैं जिनका नाम लिया जा सकता है, लेकिन मैं कहूंगा कि सबको रामायण और महाभारत जरूर पढ़नी चाहिए। नहीं, वो तो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट बात आपने कही, क्योंकि उसी पे आधारित सब है, तो वो अर्थात बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्षय जी, आज आपने रामायण को ना भारती जी बहुत अलग अलग निगाह से पढ़ा गया है, लेकिन कभी मैं शायद मैं बोलूंगा तो आपको लगे हाँ यार ये बात तो सही बोल रहा है। आपके हिसाब से राम और रावण में सबसे बड़ा फर्क क्या था? मतलब राम और रावण के इसमें सबसे बड़ा फर्क उनके विचारों का था मेरे हिसाब से। राम और रावण में के जीत और हार में सबसे बड़ा फर्क था उनका भाई। मैं रामायण और महाभारत को आज के संदर्भ, आज के कॉन्टेक्स्ट में हर व्यक्ति को पढ़ने बोल रहा हूँ, ना कि रामायण और महाभारत काल के बारे में सोच के। बराबर। आज की डेट में जब हम लोग न्यूक्लियर फैमिली हो गए हैं, जॉइंट फैमिली खत्म हो गया है, 2 भाई आपस में बात नहीं करते हैं, प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं। आप देखिए राम इसलिए जीते क्योंकि राम का भाई लक्ष्मण उसके साथ खड़ा था, और रावण इसलिए हारा क्योंकि रावण का भाई विभीषण उसके साथ नहीं खड़ा था। फैमिली सपोर्ट, बेसिकली फैमिली सपोर्ट। आप अगर बड़े भाई हैं तो, और आपका छोटा भाई आपसे किसी भी वजह से छिटक रहा है, दूर हो रहा है, डांट के वापस बुलाइए और साथ रखिए। और अगर आप बड़े भाई हैं, अगर आप बड़े भाई हैं तो डांट के बुलाइए। अगर आप छोटे भाई हैं तो बड़े भाई से जितनी बार भी माफी मांगनी पड़े उसके साथ रिश्ता ठीक कीजिए, क्योंकि भाई से बेहतर दोस्त और भाई से बड़ा दुश्मन कोई नहीं हो सकता। अगर भाई सही सलाह देता है तो कोई दुर्योधन नहीं बनता है, अगर भाई गलत सलाह दे तो फिर दुर्योधन जैसा अंत होता है। 5 भाई साथ खड़े रहें तो बाहर के 100 लोगों पे भारी पड़ सकते हैं। नहीं, सही में एक अलग नज़रिया आपने हमें दिया रामायण और महाभारत के लिए, और आज आपने हमसे बातें की, हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और आपको आपका जो नया प्रोजेक्ट है हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं, उसके लिए हमारी ओर से बहुत बहुत शुभेच्छाएं। थँक्यू व्हेरी मच सर, थँक्यू। अर्थात आता लक्षवेधी पुस्तकं कुठली हे जाणून घेण्याची वेळ झाली आहे। आजचं पहिलं पुस्तक म्हणजे गाडा या पुस्तकामुळे चर्चेत असलेले लेखक आहेत अक्षय टेमकर। त्यांची नवी कादंबरी मॅड इन लव्ह नुकतीच प्रकाशित झाली आहे, वारी प्रकाशनानं ही प्रकाशित केली आहे। आजचं दुसरं पुस्तक एक माहितीपूर्ण पुस्तक आहे, शाहीर द ना गव्हाणकर यांच्याविषयीचं याच नावाचं पुस्तक, ज्याचं संपादन पूजा सामंत यांनी केलंय, तर लोकवाङ्मयगृहानं हे पुस्तक प्रकाशित केलंय। आजचं तिसरं पुस्तक फारच वेगळं आहे, व्यंगचित्रांबद्दलचं आहे। खोचक रेषा हे अभिमन्यू कुलकर्णी यांचं पुस्तक समकालीन प्रकाशनानं प्रकाशित केलंय। आणि आजच्या दिवसातलं चौथं पुस्तक ही एक अनुवादित आणि दीर्घ अशी कादंबरी आहे, नावही खूप वेगळं आहे, तुर्की मांजराकडून आलेली पत्र। याची कथा खरं तर विलक्षण आहे आणि ओया बायद्रो यांची ही कादंबरी लेखक मकरंद साठे यांनी अनुवादित केली आहे। पॉप्युलर प्रकाशनाचं हे पुस्तक आहे। आजच्या आपल्या कार्यक्रमामध्ये आपण वेगवेगळ्या जॉनरची पुस्तकं समाविष्ट केली आहेत, पण असे विषय खूप आहेत आणि त्या सगळ्यांविषयी आपल्याला गप्पा मारायच्या आहेत, तेव्हा पुढच्या आठवड्यात भेटूच। धन्यवाद।
एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.